मॉर्निंग वालों, बेटा अपने पीछे कालांश में जो है आपके संविधान का जो विशेषता है, संविधान की जो आपकी विशेषताओं के साथ साथ गुण है ना, और संविधान क्यों आवश्यक है, इन बातों के बारे में आपने चर्चा की। आज हम जो है आपके इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो संविधान है हमारा, उस संविधान के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, संविधान के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, भारतीय संविधान जो है आपके वो बड़ी कठिन परिस्थिति में बना था, और ये संविधान बनाने का अवसर भारतीयों को एक लंबे संघर्ष के बाद मिला था। इस संघर्ष को संक्षेप में हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो 20वीं सदी तक जो है भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन किया, और इस आंदोलन में जो है आपके जब सफलता मिलने की संभावना हुई या सफलता मिली भारतीयों को, तो उनके सामने ये बात आई कि भारत का जो भविष्य है वो कैसा होना चाहिए, भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, भारत के लिए कैसी जो आपके शासन व्यवस्था होनी चाहिए। काफी जो आपके विचार विमर्श इस पर किया गया, और विचार विमर्श के बाद में जो है आपके इस तथ्य पर भारतीय जो है पहुंचे कि भारत का जो शासन है लोकतांत्रिक होना चाहिए। देखो, स्वतंत्र जो भारत था उसमें किस तरह का शासन होना चाहिए, इसके बारे में भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखा था कि ब्रिटिश शासन में जो नियम थे वो भारतीयों द्वारा बने हुए नहीं थे। किनके द्वारा बनाए हुए थे? ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए हुए थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए थे। तो अंग्रेजी शासन से भारतीयों ने लंबे समय तक जो अत्याचार सहे, अंग्रेजी शासन के दौरान लंबे समय तक जो अत्याचार सहे, अंग्रेजों के जो अपमान सहा, उससे इन्होंने ये तय कर लिया कि भारत में जो है एक लोकतांत्रिक शासन ही होना चाहिए, ताकि जनता को गरिमा का सम्मान हो, जनता को गरिमा मिले, सम्मान मिले, ये चीजें मिले। इस बात को देखते हुए जो है आपके हमारे जो संविधान निर्माता थे या भारतीय जो आपके राष्ट्रवादी थे, उन्होंने लोकतांत्रिक जो संविधान है या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसका निर्णय लिया। आप देखिए कि हमारा जो प्रत्येक नागरिक है ना, उस प्रत्येक नागरिक को समान लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलता है, इसीलिए भी जो है आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जरूरी माना गया। देखो, आपके सभी को सरकार में हिस्से देना का अधिकार भी लोकतंत्र में होता है। इसलिए हमारे देश में विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न समुदाय थे, विभिन्न जातियां थी, इस प्रकार भाषाएं थी, क्षेत्र में भिन्नता थी। इन सब भिन्नताओं को देखा जाए तो उसके आधार पर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी लोगों को जो है आपकी सत्ता में भागीदारी तभी दी जा सकती है जब लोकतंत्र हो। तो सत्ता में सबको हिस्सेदारी देने के लिए, भागीदारी देने के लिए भी लोकतंत्र को आवश्यक माना गया। इसके बाद भी जो है ये तय किया गया कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। तो बात आई कि जो है आपके लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे हो, कि हमने ये तो तय कर लिया कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र से सत्ता में सभी को जो आपकी हिस्सेदारी मिलती है, नागरिकों का जो आपके सम्मान होता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था तय कैसे करें, इस प्रश्न पर जो है हमारे राष्ट्रवादी पहुंचे। तो इसके लिए जो है उन्होंने आपके एक नियमों की आवश्यकता थी, और एक नियमों का जो संग्रह है, प्रारूप है, उसकी आवश्यकता थी। इसलिए लगभग जो है आपके 300 लोगों का योगदान हुआ। 300 लोगों के योगदान से नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा ने लगभग 3 वर्ष तक, नवंबर 1949 तक, नवंबर 1946 से नवंबर 1949 लगभग जो है आपके कितने वर्ष, 3 वर्ष तक जो है आपके इन्होंने कार्य किया, और विभिन्न कार्य करके इन्होंने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया, भारतीय संविधान का निर्माण किया। और इस संविधान में जो है आपके सभी समुदायों को भागीदारी दी, सभी वर्गों को भागीदारी दी। देश में देखो आपके कई समुदाय थे, तो जरूरी है कि संविधान में सभी समुदायों को भागीदारी मिलनी चाहिए, और समुदायों के साथ साथ अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, बोलियां बोली जाती है। एक धर्म नहीं था, धर्म भी अनेक है। साथ में देखो हमारा जो संस्कृति है
वो संस्कृति हालांकि मूल भाव से तो मूल रूप से तो एक है, लेकिन सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं वो भी है। तो जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय एक समस्या और थी, और वो समस्या थी देश में उथल पुथल की, सांप्रदायिक दंगों की। तो भारत उस समय जो है आपके एक बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। इस उथल पुथल के साथ जो है एक समस्या ये भी थी कि भारत में बड़ी मात्रा में गरीबी थी, गरीबी का समाधान भी करना था। साथ साथ में देखो आपके यहाँ पर जो है आपके गरीबी के साथ साथ है सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो भी खराब थी। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी खराब थी, तो उसको भी संविधान में स्थान देना था, उसको भी सुधारने के प्रावधान करने थे। साथ साथ में जो है आपके अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद में जो देशी रियासतें थी जहाँ पर राजा राज्य करते थे, उन रियासतों की भी एक समस्या थी कि जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन हो गया, दो देश बन गए, तो वो रियासतें जो है भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। जो भारत में भी नहीं मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी, वो भी देश के लिए जो आपकी एक समस्या थी। क्योंकि किसी देश के अंदर अगर कोई दूसरा देश रहता है तो उसकी एकता के लिए बात है, दूसरा राज्य है, स्वतंत्र जो है आपके क्षेत्र है, तो वो देश की एकता के लिए बाधा है। इसलिए उन रियासतों का भी जो है भारत में विलय करना जरूरी था। तो विलय का सवाल भी था, विलय की समस्या भी थी। लेकिन उन्होंने अपने जो एक ऐतिहासिक जो दायित्व है, इन्होंने संविधान निर्माताओं ने अपने ऐतिहासिक दायित्व को बेखूबी जो है आपके क्या किया, निर्वाहित किया, और इन सब समस्याओं के समाधान की जो है आपके संविधान में व्यवस्था की। देखो संविधान लागू हुआ तब तक ज्यादातर जो आपकी देशी रियासतें थी उनको क्या कर लिया गया, भारतीय जो है शासन में सम्मिलित कर लिया गया। तो हमारे संविधान में देखो आपके राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता का सम्मान किया गया है। देश की एकता को बनाए रखते हुए देश की जो विविधता है, चाहे भाषाई विविधता हो, धार्मिक विविधता हो, सामाजिक विविधता हो, हाँ ना, इन सांस्कृतिक विविधता हो, इन सभी विविधताओं का जो है सम्मान किया गया है, सभी विविधताओं को स्थान दिया गया है, जगह दी गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक सुधारों के जरिए गरीबी का उन्मूलन करने और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की भागीदारी को भी जो है आपके महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संविधान में जो जो समस्याएं थी उस समय की जो ऊपर बताई मैंने आपको, 3 समस्याएं कौन कौन सी बताई। एक तो जो आपके देश उथल पुथल से गुजरा था, विभाजन की स्थिति थी, दूसरा जो आपके यहाँ पर गरीबी थी, तीसरा यहाँ पर देशी रियासतों की समस्याएं थी, चौथा जो आपके सामाजिक और आर्थिक स्थिति भयानक थी। तो इन सभी समस्याओं का जो है आपके निराकरण हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दस्तावेज संविधान में जो है आपके किया। और शासन की व्यवस्था किसके माध्यम से की गई, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता करेगी, ये व्यवस्था की गई। और इसी में जो है आपके जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी स्थापित की गई। अब देखो आपके हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान की ये तो निर्माण की बातें थी। अब है आपके कि भारतीय संविधान में मुख्य लक्षण कौन कौन से अपनाए गए हैं। तो इन लक्षणों का आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान में बहुत कुछ किया गया है। हालांकि आपके यहाँ पर संक्षिप्त दिया गया है, संक्षिप्त में छोटा रूप में जो आपके ये लक्षण दिए गए हैं। पहला है अपने संघवाद। संघवाद का जो मतलब होता है, अर्थ होता है समूह से होता है। यहाँ आपका जो अर्थ है वो है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का अर्थ क्या होता है कि किसी एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है तो उसको संघवाद कहते हैं। अपने यहाँ पर केंद्र स्थित सरकार और राज्य स्तर की प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारें हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थान सरकार, और पूरे देश स्तर पर संघ सरकार। संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं, संघ सरकार कहते हैं। तो पहले संघ सरकार, फिर उसके नीचे राज्य स्तर सरकार, राज्य स्तर की, और फिर उसके नीचे तीसरा स्तर बनाया गया स्थानीय शासन का। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा तीसरे स्तर की व्यवस्था और की गई है, जिसमें स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर 3 स्तर की सरकारें हैं, और 3 स्तर की सरकारों वाली व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं।
देखो भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब है कि यहाँ शासन का एक ऐसा व्यवस्थित और विकसित रूप होना चाहिए जिससे राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठीभर लोग ही पूरे देश पर शासन नहीं करें। क्योंकि अगर कुछ लोग ही एक ही स्थान पर बैठ करके शासन करेंगे तो दूसरे लोगों की, दूसरे क्षेत्रों की समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि मुट्ठीभर लोग दिल्ली में बैठ करके ही पूरे देश का शासन नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रांतीय स्तर पर भी प्रांतीय सरकारें बना दी ताकि प्रांतीय लोगों को भी क्या मिले, अपनी सरकार का गठन करने और अपनी सरकार का चुनाव करने का अवसर मिले और प्रांत की सरकार को यह अवसर मिले कि वो प्रांत की समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि अपने यहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग है, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान एक प्रांतीय सरकारें कर सकती है। केंद्र सरकार सभी प्रांतों की जो समान समस्याएं हैं उनमें समान समस्याओं के लिए तो काफी सफल हो सकती है, लेकिन असमान समस्याओं में जो है केंद्र सरकार को दिक्कत आती है, इसलिए जो है आपकी ऐसी व्यवस्था की गई। दूसरी बात ये भी उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का कि अलग अलग स्तरों पर सरकारें बांट दी जाएगी, तो केंद्र सरकार यानी जो दिल्ली में बैठने वाली एक ही सरकार है वो सरकार जो है आपके तानाशाही नहीं होगी, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी। इससे जो है आपके प्रत्येक प्रांतों में जो आपके अलग अलग स्तर की सरकारें होती है, प्रांतीय सरकारें कहते हैं इन्हें, ताकि ये जो है आपके अपने अपने इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले ले सके। भारतीय राज्यों को कुछ मुद्दों पर जो है आपके फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार भी संविधान में दिया गया है, यानी कि कुछ विषय जो है संविधान द्वारा प्रांतों को ही दिए गए हैं, जिन विषयों को हम क्या कहते हैं, प्रांतीय सूची के विषय कहते हैं। उन विषयों पर स्वतंत्र रूप से प्रांतीय सरकारें क्या करती है, आपके निर्णय लेती है, कानून बनाती है और साथ साथ में देखो आपके जो कार्य आपके प्रांतीय विषय के हैं वो प्रांतीय विषय की सरकार करती है, जो केंद्रीय विषय के हैं वो केंद्रीय विषय की। जैसे मैंने अभी बताया कि संविधान में सभी स्तर की सरकारों के लिए अलग अलग विषय दिए गए हैं, प्रांतीय के विषय जो है आपके प्रांतीय सूची में दिए गए, तो केंद्र सरकार के विषय संघ सूची में दिए गए। तो संघ सरकार संघ सूची के विषयों पर काम करती है, राज्य सरकार जिसको प्रांतीय सरकार भी कहते हैं वो प्रांतीय सूची पर काम करती है। इस वक्त प्रकार हमारे यहाँ पर संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि वे जो है संविधान द्वारा प्राप्त अपने अधिकारों और ताकत का इस्तेमाल स्वयं करने वाले होते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की जो सरकारें हैं उनके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार संविधान का अर्थ है कि देश में जो है आपके एक से अधिक स्तरों की सरकारें हों, सभी सरकारों के जो विषय हैं, कार्य हैं वो बटे हुए हों, अलग अलग स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हो और सभी जो आपके नागरिक हैं उन पर जो है आपके सभी स्तरों की सरकारों का शासन होता हो, नियम लागू होते हो, ऐसी व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। दूसरा जो आपके लक्षण है इसका है संसदीय शासन पद्धति। भारतीय संविधान में देखो आपके संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करेगी। आपने इसके बारे में अक्सर साथ में पढ़ा भी था। तो जनता जो है स्वयं जो है आपकी क्या करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। कैसे करती है? वोट डाल करके, अपने मतदान का अपने मत का उपयोग करके, मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, जनता के लिए शासन का कार्य करते हैं, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। जनता को विश्वास होता है कि कौन सा व्यक्ति योग्य है, उसी को वो वोट देती है, उसी को प्रतिनिधि के रूप में चलाती है। हालांकि देखो आपके लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन जो है आपके इस व्यवस्था में मिला है, लेकिन जाति है, वर्ग है, आपके औरत मर्द है, इनका फर्क पर आधारित जो ऊंच नीच की जो बेड़ियां थी वो बेड़ियां भी टूटी है। यानी कि इस व्यवस्था से लोकतांत्रिक सोच और तरीकों को तो प्रोत्साहन मिला ही है, साथ साथ में जाति वर्ग औरत मर्द में फर्क करने वाली जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की बेड़ियां यानी पकड़ मजबूत थी, वो कमजोर हुई है, टूटी है वो, और इससे जो है आपकी ये जो अंतर था वो अंतर कम हुआ है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की जो है इस व्यवस्था के तहत व्यवस्था की गई है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि एक भूभाग पर, एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो आपके
किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को जो है आपके मत एक निश्चित आयु के बाद में मत देने का अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था को हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो भारत में जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो है आपके मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, बिना भेदभाव के सबको ये अधिकार दिया गया है। माने इसी को जो है आपके सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो भारत में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है जनता द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है और जनता के प्रतिनिधि क्या करते हैं, आपके शासन करते हैं और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन का सरकार का गठन किया जाता है और संविधान की में बदलाव करना है, महत्वपूर्ण कानून बनाना है, ये सब कार्य जो है आपके प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। इस कारण जो है आपके प्रतिनिधि जो है आपके ये महत्वपूर्ण होते हैं समाज के प्रति और जो आपके जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस कारण लोकतांत्रिक जो कार्य पद्धति है उसमें प्रतिनिधियों को चुना जाना और प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देना दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे अगर देखा जाए संसदीय शासन व्यवस्था का या संसदीय शासन पद्धति का अर्थ है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में ये भी व्यवस्था होती है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो व्यवस्थापिका में बैठते हैं, विधायिका में बैठते हैं, उसी विधायिका के प्रति कार्यपालिका क्या होती है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। और संसद जो है आपके कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पदच्युत भी कर सकती है, पद से हटा भी सकती है। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है आपकी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और नियंत्रण रखने के साथ साथ कार्यपालिका को वो अपदस्थ भी कर सकती है, पद से हटा भी सकती है। तीसरी जो आपके भारतीय संविधान का लक्षण है वो है शक्तियों का बंटवारा। तीसरा लक्षण क्या है कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तीसरा क्या है, संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी शासन की शक्तियों को बांटा गया है। अभी पहले बताया था मैंने आपको संघवाद व्यवस्था में, तब तो बताया था कि शासन की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके शासन की जो सत्ता का बंटवारा है वो क्षैतिज स्तर पर किया गया है, समान धरातल पर किया गया है। संविधान के अनुसार देखो आपके सरकार के 3 अंग है। सरकार की 3 अंग है, कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है आपके, इसका कार्य होता है कानून निर्माण करना। प्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। कार्यपालिका ये जो है आपके कानून को लागू करती है और तीसरा अंग है आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? कानून का पालन करवाती है। न्यायपालिका क्या करती है? लोगों से कानून का पालन करवाती है। तो इन तीनों के जो है आपके उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तीनों को जो आपकी समान शक्तियां दी गई है, ये अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं। विधायिका विधि निर्माण यानी कानून निर्माण का कार्य करते हैं, जिसे हम संसद भी कहते हैं। भारत में विधायिका क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनको लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को जो है न्यायपालिका क्या करती है? जनता से पालन कराती है और जो पालन नहीं करता है उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। कानूनों की व्याख्या का कार्य भी जो है आपके न्यायपालिका का है। तो ये सारे कार्य होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो कानून को लागू करने का और जो है शासन चलाने का कार्य करते हैं। इसमें कार्यपालिका में, न्यायपालिका में कानून का पालन कराने वाले होते हैं। तो ये जो आपके शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है और इन तीनों अंगों को जो है आपके
अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां दी गई है। तीनों अंग एक दूसरे के क्षेत्र में जो है आपके किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। एक दूसरे के क्षेत्र में जब कोई अंग हस्तक्षेप करता है तो दूसरा उस पर नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार तीनों ही अंग संविधान के तहत रहते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। फिर है आपके मौलिक अधिकार। अगला कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो आपके चौथा इसकी विशेषता है या लक्षण है आपके संविधान का। तो मौलिक अधिकार जो है आपके भारतीय संविधान में क्या माना जाती है? आत्मा माना जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। क्या है मौलिक अधिकार? संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा कहलाते हैं। माने औपनिवेशिक शासन में देखो आपके राष्ट्रवादियों ने के दिमाग में एक बात आई थी कि राज्य के प्रति संदेह का भाव था उनमें कि राज्य क्या कर सकता है, नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर सकता है। जैसे अंग्रेजी शासन काल में नागरिकों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसी रूप में जो है सरकार क्या कर सकती है? नागरिकों पर अत्याचार कर सकती है। इसलिए इन राष्ट्रवादियों ने मांग की कि भारतीय जो शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए। तो शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ना मौलिक अधिकार दिए गए। इस प्रकार कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती। कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। तो देखो आपके भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग रोकने, दुरुपयोग को बचाने के लिए जो है आपके हमारे जो नागरिक अधिकार है उनको लिखित रूप में दिया गया है। ऐसा नहीं कि सरकार चाहे तो दे सकती है, सरकार चाहे तो छीन सकती है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि सरकार किसी भी स्थिति में नागरिक अधिकारों को का हनन नहीं कर सकती, नागरिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, केवल आपातकाल को छोड़ करके। और आपातकाल में भी जो है आपके जीवन के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था हमारे संविधान में है। तो लिहाजा देखो आपके मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के आपके मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल को रोकने के लिए है। या यूं कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है वो राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश जो इस्तेमाल है उससे बचाने के लिए, ताकि सत्ता बनी रहे। सरकार मनमाने ढंग से जो है आपके सत्ता का इस्तेमाल नहीं करे। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष देखो आपके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा भी करता है। और हमारे मौलिक अधिकारों में जो आपके इसकी व्यवस्था भी दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। आपके देखो अधिकारों के बारे में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने कहा है कि अधिकार हर एक नागरिक की ऐसी स्थिति में हो कि वह उन्हें अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा ये कि अधिकार हर उस सत्ता को संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब है अधिकारों के लिए व्यवस्था करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की दावेदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए और अधिकारों की रक्षा उस सत्ता को भी करनी चाहिए जो क्या करती है? कानून निर्माण का कार्य करती है। इसके बाद में अगला जो आपके लक्षण है हमारे संविधान का वह है धर्मनिरपेक्षता। अगला लक्षण क्या है? धर्मनिरपेक्षता। क्या है धर्मनिरपेक्षता? पांचवा लक्षण। पांचवा लक्षण क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो देखो आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म का राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि वह राज्य जिसमें किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है।
सभी धर्मों को राज्य जो है आपके समान महत्व देता है, किसी भी विशेष धर्म का बढ़ावा नहीं करता है, सभी धर्मों का राज्य में समान आदर होता है, सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म किसी भी धर्म को मानने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान भी ये व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने उसका पालन करने उसका जो आपके प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। धार्मिक संस्थाओं की भी अनुमति देता है। साथ साथ में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और इसके साथ में हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता और भी है कि राज्य धार्मिक मामलों में धार्मिक सुधार के लिए हस्तक्षेप भी करता है। जैसे भारत में जो आपके छुआछूत का भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया, वो धर्म में हस्तक्षेप है लेकिन धार्मिक सुधार के लिए। तो ये व्यवस्था जो आपके धर्मनिरपेक्ष संविधान में होती है, भारतीय संविधान में भी यही विशेषता है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और इसमें सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दिया गया है, सम्मान आदर किया गया है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में जो आपके प्रश्न है उनमें 2 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण आए यहाँ पर मैंने बताए। एक तो जो आपके मौलिक भारतीय संविधान के जो लक्षण है वो लक्षणों का, और एक मैंने आपके पीछे बताया था वो बताया था आपके भारतीय संविधान की जो संविधान जो होता है उसकी क्या आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता के कारण 4 बताए थे मैंने, पीछे 4 कारण बताए थे। हाँ, अब देखो अपने यहाँ पर मैंने मौलिक अधिकारों की तो बात करी कि भाई मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का बताने के बाद में उनके बाद में अपना वापस मौलिक अधिकारों पर आते हैं। वापस मौलिक अधिकारों पर क्यों आते हैं कि आपको पता हो या नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि आप ये जान सके कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो देखो आपके भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहला क्या दिया गया? आपके समानता का अधिकार, ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार यानी प्रत्येक नागरिक समान है, राज्य या कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होगा। किसी के साथ में जो है अवसर की उपलब्धता हो, चाहे विधि के शासन की बात हो, चाहे आपके न्याय की बात हो या सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले कानूनों की, सबके ऊपर समान रूप से लागू होंगे। सरकार या विधि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। माने ये जो आपके समानता के अधिकार में आता है। सार्वजनिक स्थानों पर भी किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी स्थान पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है आपके स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में प्रत्येक नागरिक को जो है स्वतंत्रता दी गई है। किसकी? जो आपके अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता इसमें आती है। सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में आपके भ्रमण करने, रोजगार करने की स्वतंत्रता है। कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवास रखने, बनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इसमें रोजगार की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रताएं जो है स्वतंत्रता के अधिकार में तय आती है। तीसरी जो स्वतंत्रता आपकी वो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी किसी भी नागरिक का किसी भी रूप में शोषण नहीं किया जा सकता। विरुद्ध में जाए है आपने, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण नहीं किया जाएगा। देखो आपके किसी प्रकार का मानव व्यापार है, आपके जो है बालकों से जो आपके काम करवाना है कठिन परिस्थितियों में, और इसके अलावा जो आपके मजदूरों को जो है आपके काम करवा करके मजदूरी नहीं देना, जो बेकार पड़ता है, बंधुआ मजदूरी है, ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को इस अधिकार के तहत समाप्त किया गया है। और इसके बाद में आपके चौथा आता है वो आता है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम धर्मनिरपेक्षता पढ़ रहे थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसे
इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और जो है आपके धर्म में आस्था रखने का अधिकार दिया गया है। साथ साथ में कोई भी धार्मिक समूह अपने जो है आपके शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना कर सकता है। अपनी संस्कृति और अपने धर्म को बनाए रखने, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है धार्मिक जो शिक्षण संस्थाएं उनका निर्माण कर सकता है, उनको बनाए रख सकता है। फिर आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें देखो आपके भारत में अनेक सांस्कृतिक समूह है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को अपनी अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उस संस्कृति की शिक्षण को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। भारत सभी धर्मों को जो है और सभी सांस्कृतिक समूह को अपने अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है। फिर आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम को महत्वपूर्ण माना गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार जो है हमारी न्यायपालिका को अधिकार देता है कि न्यायपालिका नागरिकों के इन सभी अधिकारों की सुरक्षा करे। तो यह अधिकार जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों है? क्योंकि इसी अधिकार के द्वारा हमें सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर सरकार इनमें से किसी अधिकार को छीनती है तो ऐसे में हमें जो है इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायपालिका में रिट लगा सकते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, और न्यायपालिका हमें अपने अधिकार प्रदान करती है। इस कारण इस अधिकार को जो है आपके सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आगे के जो लेसन है वो आगे पढ़ेंगे। आप इनको रिवीजन करें, इनको पढ़े।